नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मंजरी पांडे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी काबिलियत का जिनका मिसाल दिया जाता है, जो राजनीति में अपना परचम लहराते आ रही हैं, साथ-साथ महिलाओं को प्रेरित भी करती हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है विजय लक्ष्मी जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। काफ़ी दिनों से आप चर्चे में हैं चुनावों को लेकर। उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो उस पे क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि कल का मंत्रिमंडल की बैठक भी थी, तो क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है? मंत्रिमंडल की बैठक में तो अभी हम लोगों का पूरा कोशिश है और सरकार की भी फ़ोकस है और हमारे पार्टी की भी फ़ोकस है कि हमारे सदस्यता का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको ठीक प्रकार से हम अपनी सदस्यता को करें। सदस्यता अभियान पूरी ज़ोर-शोर से हमारा चल रहा है। दूसरा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है 17 सितंबर। 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा के रूप में हम सभी उसको मनाएँगे, तो उसकी तैयारी और उसके लिए हमारे सभी मंत्रियों को अलग-अलग अपने प्रभार वाले जनपद में जाने का था। और तीसरा हमारा उपचुनाव है, तो निश्चित रूप से सरकार की जितनी हमारी योजनाएँ जो गाँव में अंतिम लोगों तक शोषित, दलित, पीड़ित, बिना जाति-पाति भेदभाव के सरकार की सारी योजनाएँ जो ठीक प्रकार से पहुँच रही हैं, वहाँ तक हमें पहुँच करके उन तक देखना, पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें हम सब लोग कर रहे हैं। और सरकार सबसे बड़ी योजना, महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के दिन ही जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का हाँ, शुभारंभ हुआ शुरुआत था। हुई है। तो उसमें भी हमारे ऐसे 17 तरह के काम हैं जो कला से संबंधित है और गाँव में उन लोगों तक योजनाओं के माध्यम से उनको सशक्त करने की पहल है जिनके लिए कभी भी कोई योजना नहीं आती थी। चाहे वो मछुआ समाज हो, निषाद राज हो, चाहे आपका धोबी समाज हो, चाहे जो झाड़ू बनाने वाला हो, चटाई बनाने वाला हो, मछली का जाल बीनने वाला हो, हर उस पहलू पर जो गाँव में रह रही है हर वो जातियाँ जिनको किस प्रकार से उनको उन्हीं के काम में उनको रोज़गार देने के लिए उनको सरकार ये योजना लेके आई है। वो कैसे उस रोज़गार को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त और मजबूत करेंगे इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों पर फ़ोकस था। निश्चित रूप से सरकार ने लगातार बिना जाति-पाति भेदभाव के काम किया है, तो उपचुनाव क्या सारे चुनाव में हम मजबूती से खड़े हैं। हम भागने वालों में से तो हैं नहीं और हम बरसाती मेंढक की तरफ सिर्फ़ चुनावों में तो दिखाई देते नहीं काफ़ी हैं। विपक्षी भी काफ़ी तंज कस रही है कि इस बार लोकसभा में काफ़ी कम सीटें आई हैं, तो उसपे काफ़ी ज़्यादा तंज कस रही है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। तो इस पे अ, क्या है आपका काट कहना? की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है, एक बार बहकाने में कामयाब हो गए, कि तो राम को जो हाँ, लाए हैं वो राम तो ये आएँगे। बार-बार जो है बहकाने में कामयाब नहीं होंगे। अब जनता समझ गई है, हमारा दलित समाज भी समझ गया है कि वो क्या बोल रहे थे, उनके कथनी और करनी में क्या अंतर है, किस प्रकार रातों-रात सबको बता दिया, खटाखट, तो खटाखट क्या जो है 1 लाख सचमुच रुपया बीजेपी चला ओवर जाएगा। कॉन्फिडेंस हो गई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से जिस प्रकार ईमानदारी से बिना भेदभाव के सरकार ने अपनी योजनाओं को चलाया, पूरी ईमानदारी से हमारे सभी कार्यकर्ता अपना ईमानदारी से चुनाव में रहे। लेकिन कुछ लोग बहकाने में जो आ गए, मैंने बताया कि गुमराह करने में, तो उसमें थोड़ा उनकी कुछ सीटें बढ़ गई तो क्या हुआ, सरकार हमारी मतलब है। लोगों को और मैनिपुलेट हाँ, करके वो तीसरी कर बार दिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हमारे इस देश के आदरणीय मोदी जी ही हैं। हाँ। तो सीटें बढ़ गई तो उससे कुछ नहीं है, फिर सीटें नहीं मिलने वाली हैं। गुमराह कोई भी एक बार हो जाता है, बीजेपी ही बार-बार रहेगी। नहीं होता हाँ। है। 2027 में भी विपक्षी ज़्यादा तंज कस रही है कि 2027 में तो इस बार बीजेपी जाने वाली है, यूपी से तो जाने वाली है, पूरे भारत से जाने वाली है, ऐसा क्यों? अब मुझे लगता है कि इसके बारे में तो जनता खुद ही जवाब दे देगी क्योंकि ये विपक्षी जो हैं वो लगातार सरकार में रहे हैं और जो सरकार इनका में भारत गठबंधन है उसको लेके आप क्या कहते हैं? भारत गठबंधन का हमारे उसके तरफ कॉन्फिडेंस पे बोल रही है, वो विपक्षी कुछ उसके कुछ कुछ कॉन्फिडेंस पे वो बोल रही है। लगातार सरकार में यहाँ रही है उत्तर प्रदेश में और निश्चित रूप से जनता ने देखा है कि उनके सरकार में किस प्रकार दलितों का शोषण होता था, किस प्रकार अति पिछड़ों का शोषण होता था, महिला सुरक्षा पे किसी भी। को योजना के नाम पर कुछ नहीं मिलता था और किस प्रकार जगह-जगह जो आज संविधान दिखा रहे हैं और दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों को दिखा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने पर जगह-जगह ये विपक्षी पार्टियों के
कार्यकर्ता जगह जगह मूर्तियों को खंडित कर देते थे, तोड़ देते थे। हम्म। आज भी गाँव में जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा उस मूर्ति को न लगाने देने का, जगह जगह दलितों का जमीन हड़पना। और सबसे बड़ी बात, सरकार खुद जब दलितों का जीरो पर जो है, दलितों का उच्च शिक्षा में जो है रिजर्वेशन था कि जीरो बैलेंस पर बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उसमें सरकार ने खत्म कर दिया था। ये विपक्षी पार्टियों का सब खेल है। और प्रमोशन में आरक्षण मिला था दलितों को, उस आरक्षण को खत्म कर दिया इस सरकार ने। तो कहने का कुल आशय ये है कि कभी जब आप सरकार में थे तो कभी दलितों के बारे में नहीं सोचे, हमेशा दलितों का शोषण हनन किया और हमेशा नुकसान किया। अब आज जब सत्ता में नहीं है तो बिलबिला रहे हैं और समझ रहे हैं कि दलितों के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन दलित अब होशियार हो गया है, सजग प्रहरी की तरह जनता वो देख रहे हैं एकदम खड़ा सच्चाई। है, सब चीज देख रहा है और देखा कि गुमराह होने के बाद क्या स्थिति है। उनके जगह जगह जो लोग जीते हैं, आज कहीं उनसे कुछ कहा जा रहा है, कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, खड़े नहीं है, गुमान में सिर्फ घूम रहे हैं और संविधान का पत्ती दिखा रहे हैं। तो बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान लिखा है और जनता बहुत अच्छे से संविधान के दायरे में सबको लाना जानती है। तो इस बार निश्चित रूप से जो सपने देख रहे हैं, उनके सपने पूरे नहीं होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हर चुनाव का जवाब मजबूती से देगी। ये कलकत्ता रेप कांड पे कल ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपनी कुर्सी की मोहताज नहीं है, वो कुर्सी को इस्तीफा दे देंगी कुर्सी से। तो क्या इस पे आपका क्या कहना है कि क्या सच में वो दिखा रही हैं या फिर सच में वो अपने आप को गिल्ट फील कर रही हैं? मुझे लगता है कि महिला मुख्यमंत्री जहाँ हो और महिला के बारे में एक महिला का रेप कांड हो और वहाँ पे जिस प्रकार की चीजें सामने आई हैं, कि सारी चीजों को छुपाना, सबूतों को हटाना और पुलिस बल से इस तरीके से सारे कार्य को करना। जब आपका शासन था तो वहां पर तो आप ही संपूर्ण थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और केंद्र जाके वहां सीबीआई हस्तक्षेप करके और वहां पे पकड़ रही है। अभी भी आप लगातार बचाने के चक्कर में लगी हैं और आप खुद अपनी सरकार में अपने आंदोलित हो जा रही हैं, सड़क पे घूम रही हैं जहां आपको प्रशासनिक रूप से काम करना है। तो आपको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत जब हम एक चीफ मिनिस्टर हो करके और हमारे राज्य में इस तरह की बातें हो रही हो और हम खुद ही आंदोलित हो रहे हो और हम खुद ही कह रहे हो कि हमारे हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन है, वो तो आगे जवाब देगी। आप जैसा करेंगे वैसा तो करेंगे। चलिए, देवरिया में आपके जो क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, वो उनके लिए आप क्या कुछ खास करने वाली हैं और क्या कुछ अब तक खास किया है? क्योंकि हमने सुना है आपको सब वहाँ पे माता जी के नाम से पुकारते हैं। मुझे लगता है कि देवरिया जनपद ही नहीं, इस देश का एक एक जनपद और एक एक गांव में रह रही आधी आबादी के बारे में सोचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, सबको, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो, राजनीति में जाना चाहती हो, उसके लिए आप देखिए कि 33% का रिजर्वेशन जो मिला है महिलाओं को, ये कभी हर सरकार, इतने साल से देश आजाद हुआ है, इतने साल सरकार, आधी आबादी हमारी इतने साल से उससे दूर रही है, वंचित रही है। बार बार जो आता था सदन में और उफाड़ के फेंक दिया जाता था विपक्षियों के द्वारा और कभी भी वो पास नहीं हुआ, लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री ने इसको कर दिखाया और आज 33% आरक्षण के साथ हमें रिजर्वेशन मिला, सशक्त और मजबूत होने का। आज गांव गांव में हमारी आधी आबादी जो कम पढ़ी लिखी बहनें हमारी थी, आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त और मजबूत बन रही हैं। निश्चित रूप से हर गांव गांव की बहनें आज निकल करके सरकार से, और पहले जब गांव में इतना पर्दा प्रथा था, इतने गांव की महिलाएं घर में से बाहर नहीं निकलती थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार, जहां मैं उत्तर प्रदेश की बात जरूर करूंगी क्योंकि मैं आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सहयोगी मंत्री हूँ। आज यहाँ सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार है कि आज गांव गांव की महिलाएं डर नहीं रही हैं, निकल करके बाहर काम कर रही हैं। जो डरती थी, घर से बाहर दवा कराने जाती थी तो उनके साथ उनका भाई, उनका पति उनको लेकर जाता था, तभी निकलती थी। आज महिलाएं बहनें आपसे कह रहे हो, सरकार से जुड़ करके और पूरी तरह सुरक्षित काम कर रही हैं। जहाँ कोई गड़बड़ी हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो उनको तुरंत जो है पकड़ा जा रहा है, जवाब मिल रहा है। तो कहीं कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं रही है। हमारी सरकार की सभी योजनाएं हर जाति पात भेदभाव से ऊपर उठ करके हर गरीब तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है पूरी तरह से। सरकार आज देखिए, हमारा पूर्वांचल या पहले था कि जिधर के जो मुख्यमंत्री होते थे बस उधर की कुछ सड़कें तो बन गई, 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया,
लेकिन आधा चीज़ें छूट जाता, लेकिन आज चौतरफा विकास हो रहा है। 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर सीएचसी, पीएचसी आज पूरी दवाइयों से और हमारे सभी डॉक्टरों से भरा पड़ा है। आज किसी प्रकार की किसी को कठिनाई नहीं हो रही है। अगर पश्चिम का विकास हो रहा है, तो पूरब का भी हो रहा है, उत्तर का भी हो रहा है, दक्षिण का भी हो रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है और सत्ता में पाने की जो बिलबिलाहट है, लेकिन जनता जानती है कि सरकार किस प्रकार से उनके लिए एक संरक्षक के रूप में, इस देश के प्रधानमंत्री जी, एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में हर समय अपनी जनता को देखा है और उन तक हर गरीब, किसान, नौजवान, युवा, महिला सबके बारे में हर तरह की योजनाओं को बना के और ठीक प्रकार से अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से, अपने सांसदों के माध्यम से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार उसका हम लोग देख-रेख भी कर रहे हैं कि सारी योजना ठीक प्रकार से ज़मीन पे पहुँचे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं राजनीति से हटके। आप एक महिला हैं, कैसे उन सब महिलाओं को प्रेरित करती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है और घर से जो बाहर निकलती हैं, उनके साथ कभी-कभी इतने घिनौने काम हो जाते हैं, हरकत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर मतलब कैसे आप प्रेरित करेंगी उन महिलाओं को? कैसे उनको बोल्ड बनाएँगी इन सब चीज़ों के से? मुझे लगता है कि आज के हर माता-पिता बहुत ही जागरूक हो चुके हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि बेटों को तो शिक्षा दी जाती थी, पर बेटियों को नहीं शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा बहुत ही एक ज़रूरी पार्ट है आज के जीवन में हमारे लिए। जब हमारी हर बेटी शिक्षित होगी, तो वो जब घर से बाहर निकलेगी, तो निश्चित रूप से अ, अच्छी नज़र से कौन देख रहा है और बुरी नज़र से कौन देख रहा है, गुड इसकी टच, पहचान बैड टच। हाँ, और गुड टच, बैड टच आप समझिए इसको समझ सकती है। और इस डर से हम बाहर ना निकलें कि हमारे साथ बुरा होगा, तो सरकार आपके साथ है, साथ आपकी है। सुरक्षा के साथ है, हर प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ आपके साथ है। और हर बेटी अपने सशक्तिकरण के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से निकले। सबसे पहले अपनी शिक्षा को उच्च शिक्षा तक ले जाए। सिर्फ़ शादी और ब्याह करने के लिए शिक्षा को नहीं ग्रहण करना है। उच्च शिक्षा अपने आप को एक लेवल पर खड़ा करने के लिए जिस दिशा में आप लक्ष्य बनाई हो, उस दिशा में अपने लक्ष्य को अपने उड़ान देने के लिए आप शिक्षा को ग्रहण करें और उसके बाद उस दिशा में अपना काम ठीक प्रकार से करें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मछली की आँख का भेदन करते हैं लोग, एक उदाहरण दिया जाता है, तो हम अपने लक्ष्य को ठीक उसी प्रकार देखें। जो लक्ष्य हम अपना बनाए हैं, हर क्षेत्र में हम लक्ष्य पर जब काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और हमारा मिसाल है इस सरकार में, गारंटी है कि आज की सरकार में जितनी भी हम लोग नियुक्ति पत्र बाँट रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जो भी नियुक्तियाँ हम बाँट रहे हैं छोटे लेवल पे भी, तो आधी से जितने भी हमारे लड़के, हमारे युवा उसमें नियुक्ति पत्र पा रहे हैं, उसमें हमारी बेटियाँ पा रही हैं, तो निश्चित रूप से ये एक महिलाओं का सशक्तिकरण है और हमारी सरकार की मजबूती है। सरकार जो कह रही है उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से अपनी सारी योजनाओं के माध्यम से सबको सुरक्षित और संरक्षित कर रही है। आप एक महिला होके कैसे मैनेज कर लेती हैं राजनीति को भी, अपने काम को भी, अपने घर को भी, कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैं ये कहूँगी कि महिलाओं के अंदर शुरू से एक अलग ही बहुत अलग पावर होता पावर है। होती है। जब वो घर का भी अपना काम देख सकती हैं, बाहर का भी काम देख सकती हैं और जब उनको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो निश्चित रूप से वो करके दिखाती हैं। बहुत सारी हमारी गृहिणी बन के ही अपने घर को बहुत मजबूत और सशक्त बना करके अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। बहुत सारी हमारी गृहिणियाँ घर में बैठे-बैठे बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी नौकरियों में पढ़ाई करके चली जाती हैं और बहुत सारे हमारे घर की महिलाएँ आज बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बन गई हैं। तो निश्चित रूप से जब आप अपना लक्ष्य बनाती हैं और उसमें एकाग्रचित होके उसको काम करती हैं, तो आप आगे बढ़ती हैं। यानी कि लक्ष्य पे हम फ़ोकस करेंगे अपने एजुकेशन के साथ-साथ, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं एक महिला होने के नाते कि हर माँ को अपनी जितना बेटों को शिक्षा देने की ज़रूरत, उतनी बेटियों को भी शिक्षा देने की ज़रूरत है। आधी रोटी खाएँ, एक रोटी खाएँ, लेकिन बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें। इसके बारे में मैं कहूँ कि बेटियाँ जब शिक्षित हो जाएँगी, तो हमें किसी प्रकार की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को अपने आप को आगे बढ़ा लें क्योंकि सरकार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ पूरी तरह से उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए खड़ी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी आपका, क्योंकि वो महिलाओं के लिए एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जो अपने घर और अपने काम को दोनों मैनेज कर लेती है और बहुत ही बोल्डनेस के साथ मैनेज कर लेती है। तो विजय लक्ष्मी जी एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है।